देखो ये पढ़ेंगे हम न्यूटन के गति के नियम। तो 1686 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिक प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत में बाह्य बलों के प्रभाव में पिंडों की गति के संबंध में 3 महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किए। न्यूटन के गति नियम किसी पिंड पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव से उस पिंड में उत्पन्न गति के मध्य संबंध प्रदर्शित करते हैं। न्यूटन की गति नियमों का संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। जैसे न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो है जड़त्व का नियम, और इसमें क्या कहते हैं, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार सभी वस्तुएं अपनी यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती हैं, अर्थात अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती हैं। इसका अर्थ है जब तक वस्तुओं पर पर्याप्त बल ना लगाया जाए तब तक गतिमान वस्तु की गति अवस्था में तथा स्थिर वस्तु विराम की अवस्था में बनी रहती है। इस प्रकार वस्तुएं अपनी स्थिति को लेकर जड़ता प्रदर्शित करती हैं, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे अब जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में उदाहरण। बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर नीचे गिरने लगता है। कारण, बस के अचानक चलने पर यात्री के शरीर का निचला भाग बस के संपर्क में होने के कारण तुरंत गति में आ जाता है, जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण स्थिर रहने का प्रयास करता है। इस प्रकार शरीर का ऊपरी भाग निचले भाग से पीछे रह जाता है और यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, पेड़ की शाखा को हिलाने पर उससे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। कारण, पेड़ की शाखा को हिलाने पर शाखा गतिमान हो जाती है, जबकि फल जड़त्व के कारण अपने स्थान पर स्थिर रहने का प्रयास करते हैं, परिणामस्वरूप वे शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं। न्यूटन का द्वितीय गति नियम। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा इस दर की दिशा पिंड पर आरोपित बल के अनुदिश होती है। आगे पढ़ेंगे पिंड के संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती पिंड पर आरोपित बल। तो ma समानुपाती f या f समानुपाती ma। f बराबर kma, k एक समानुपाती नियतांक है तो k बराबर 1 तो f बराबर ma। संवेग मोमेंटम। किसी पिंड के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल ही उसका संवेग कहलाता है। यह एक सदिश है जिसे p से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड है। यदि दो पिंडों m1 तथा m2 का वेग एक समान हो तो भारी पिंड का संवेग p बराबर द्रव्यमान m गुणा वेग v, संवेग अधिक होगा। द्वितीय गति के नियम के उदाहरण। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे को ले लेता है या खींच लेता है। कारण, तेज गति से आती हुई गेंद का संवेग अधिक होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए संवेग को शून्य तक कम करना होता है। गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचने के कारण खिलाड़ी को संवेग शून्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगती। वाहनों में यात्रियों को झटकों से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। इसका कारण देखो, इसका कारण है वाहनों में लगी शॉक ऑब्जर्वर गति के दौरान लगने या झटकों से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को अवशोषित करके ऊर्जा की किसी अन्य स्वरूप सामान्यतः ऊष्मा परिवर्तित कर देते हैं और झटकों की तीव्रता को कम कर देते हैं। न्यूटन का तृतीय गति नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है दूसरी वस्तु की पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में FVA आरोपित करती है। न्यूटन के तीसरे गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। यानी जितना बल A भी वस्तु लगा रही है उतना ही अपोजिट दिशा में माइनस दिशा में BA वस्तु दूसरी वस्तु लगाएगी। ठीक है। तृतीय नियम, तृतीय गति के उदाहरण। बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। कारण, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने बल से आगे की ओर गतिशील होती है वह उतना ही बल बंदूक पर प्रतिक्रिया स्वरूप पीछे की ओर आरोपित करती है, जो व्यक्ति को बंदूक के झटके के रूप में अनुभव होता है। आगे, चप्पू चलाने वाले पर नाव आगे बढ़ती है। कारण, चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है। नाव चलाते समय जितना बल व्यक्ति द्वारा चप्पू के माध्यम से जल पर लगाया था उतना ही बल जल द्वारा नाव पर विपरीत दिशा में लगाया जाता है और नाव जल में आगे बढ़ती रहती है। रॉकेट एवं वायुयान की गति। कारण, वायुयान और रॉकेट इंजन द्वारा पीछे की ओर गैसों का उत्सर्जन करने पर उन गैसों द्वारा भी वायुयान पर आगे की ओर प्रतिक्रिया बल अर्थात धक्का लगा जाता है, जिससे वायुयान आगे की ओर गति करता है। दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। गतिमान वस्तु द्वारा विशेष समयांतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है। विस्थापन
एक सदिश राशि है जो वस्तु की स्थिति को जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती है। आगे पढ़ेंगे हम दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। दूरी केवल परमाणु को व्यक्त करती है और विस्थापन परमाणु एवं दिशा दोनों को व्यक्त करता है। इसका मान शून्य नहीं हो सकता और विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, किसी निकाय द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी उस निकाय की चाल कहलाती है। चाल एक अर्थशास्त्र की एसआई पद्धति में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और इसकी विमा LT-1 है। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय S/T। वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के विस्थापन की दर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट उस पिंड का वेग कहलाती है। अर्थात किसी पिंड द्वारा एकांक समय 1 सेकंड में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी उस पिंड का वेग कहलाती है। वेग सदैव राज की एसआई पद्धति का इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड या विमा LT-1 होता है। आगे चाल तथा वेग में अंतर। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं अदिश होता है। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशि होती है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। वेग किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी, जब दो या दो से अधिक पिंड गतिमान हों तो उनके एक दूसरे के प्रति वेग की स्थिति सापेक्ष वेग कहलाती है। यदि दो पिंड एक ही दिशा में गतिमान हो तो सापेक्ष वेग का मान धनात्मक एवं परस्पर विपरीत दिशा में गतिमान होने पर सापेक्ष वेग का मान ऋणात्मक होता है। त्वरण एक्सेलरेशन, किसी विशेष समयांतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के वेग में वृद्धि होती तो इसे त्वरण कहा जाता है। यदि समय के सापेक्ष वेग में कमी हो तो इसे मंदन कहा जाता है। तेज से तेज दौड़ती हुई कार की ब्रेक लगाने पर कार की गति कम हो जाना त्वरण एक सदिश राशि है, जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखो, आगे है हमारा कि त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण बराबर होता है हमारा क्या, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल E बराबर UV माइनस U/T, जहाँ A त्वरण है, UV बराबर अंतिम वेग और U बराबर प्रारंभिक वेग, T बराबर समयांतराल। गति के समीकरण, यदि किसी गतिमान पिंड का त्वरण नियत कांस्टेंट हो तो उस पिंड की गति से संबंधित विभिन्न चरों जैसे वेग, विस्थापन, समय तथा त्वरण के मध्य संबंध दर्शाने के लिए गति की 3 समीकरणों का प्रयोग करता है। जो कहते हैं गति की प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वह समीकरण वेग V समय T तथा त्वरण A के मध्य संबंध रहती है। जब कोई पिंड प्रारंभिक U से त्वरण A से समांतर T में अंतिम वेग प्राप्त करता है तो U बराबर U प्लस AT, जहाँ UV बराबर अंतिम वेग, U बराबर प्रारंभिक, A बराबर त्वरण, T बराबर समांतर। गति का द्वितीय समीकरण, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यह समीकरण विस्थापन S, वेग V तथा त्वरण A के मध्य संबंध दर्शाती है। जब कोई पिंड प्रारंभिक U से समांतर T में S दूरी पर तब विस्थापित होता है। विस्थापन में संबंध S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक, UV बराबर अंतिम वेग, U बराबर प्रारंभिक, A बराबर त्वरण और T बराबर समांतर। गति का तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यह समीकरण वेग, विस्थापन तथा त्वरण A के मध्य संबंध दर्शाता है। जब कोई पिंड प्रारंभिक U से त्वरण A के साथ दूरी S तय कर अपने अंतिम वेग V को प्राप्त करता है। UV स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, जहाँ UV बराबर अंतिम वेग, U बराबर प्रारंभिक, A बराबर त्वरण, S बराबर विस्थापन। बल, बल व्यवहार कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्टेट, स्थिति, पोजीशन, आकार, साइज और आकृति, शेप में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल एक सराज की जिसमें परमाणु एवं दिशा दोनों होते हैं। बल का मात्रक न्यूटन है। इसे किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में भी प्रदर्शित किया जाता है। बल के विभिन्न रूप एवं उनके उदाहरण। अब बल की विभिन्न रूप और उदाहरण देख लो। जैसे बल, धक्का देकर दरवाज़ा खोलना, खिंचाव, रिक्शा चालक द्वारा रिक्शा खींचना, इस संपीड़न गैसों को सम्मिलित करने, सिलेंडरों में भरना, तनाव, रबड़ के दोनों सिरों को खींचना, वायु प्रतिरोध, गतिशील वाहन पर उसकी गति की दिशा के विपरीत वायु का आरोपित बल, घर्षण, वाहनों एवं व्यक्तियों का सड़क पर चलना। बलों के प्रकार, बलों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया है, संपर्क बल और गैर असंपर्क बल। इनका संयोजन करते हैं संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे बल जो संबंधित निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या किसी माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से परोक्ष रूप से आरोपित होते हैं, संपर्क बल आते हैं। संपर्क बलों को प्रमुख उदाहरण आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर आरोपित किया गया बल आरोपित बल कहलाता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति द्वारा मेज को धक्का देकर उसका किसी अन्य स्थान पर परिवर्तन करना। लंबवत बल, नॉर्मल फोर्स। किसी स्थिर वस्तु, स्टेबल ऑब्जेक्ट द्वारा अपने संपर्क में स्थित वस्तु पर लंबवत लगाया गया सहायक बल, सपोर्ट फोर्स, जो उस वस्तु को स्थिरता प्रदान करता है, लंबवत बल कहलाता है। उदाहरण, मेज पर रखी
पुस्तक पर मेज की सतह द्वारा पुस्तक के भार को सहारा आश्रय देने वाला बल घर्षण बल। किसी वस्तु द्वारा आरोपित वह बल जो उस सतह पर गतिमान वस्तु या व्यक्ति की गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। उदाहरण गतिमान कार द्वारा सड़क पर लगाया गया बल तनाव बल। तार, रस्सी, केबल, धागा आदि के दोनों विपरीत सिरों को खींचने पर उसमें लगने वाला बल तनाव बल कहलाता है। स्प्रिंग, किसी संपीड़ित कंप्रेस्ड या खींची हुई स्ट्रेच्ड स्प्रिंग द्वारा उससे जुड़ी हुई वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्प्रिंग बल कहलाता है। ठीक है। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम गैर असंपर्क बल। ऐसे बल जो एक पिंड के द्वारा किसी अन्य पिंड के प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना उस पर आरोपित किए जाते हैं गैर संपर्क बल कहलाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, यह एक आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, जो द्रव्यमान युक्त सभी पिंडों के मध्य कार्य करता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौर मंडल के सभी ग्रह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी से ऊपर उछालेगी सभी वस्तुएं एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर वापस आती हैं। स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो आवेशित पिंडों चार्ज बॉडीज के मध्य लगने वाला बल। उदाहरण कंधे को कपड़े पर रगड़ने के पश्चात कागज के सूक्ष्म टुकड़ों के समीप ले जाने पर कागज के टुकड़ों के कंधे को टुकड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। चुंबकीय बल, विद्युत आवेशित कणों या पिंडों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। समान आवेश वाले कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश वाले कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उदाहरण दो चुंबकों के समान सिरों का एक दूसरे से दूर हटना एवं विपरीत सिरों का एक दूसरे के पास आना। अब केंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स, वृत्तीय पथ पर गतिमान पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है जिसे अपकेंद्रीय बल कहता है। इस बल के अभाव में वृत्तीय गति संभव नहीं है। वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण दिशा में जैसे ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण अपकेंद्रीय बल ही प्रभावी होता है। किसी डोरी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांधकर वृत्तीय गति में घुमाने पर डोरी में अंदर की ओर एक तनाव उत्पन्न होता है। वृत्तीय गति समाप्त होने पर यह डोरी छोड़ते ही पत्थर सररेखीय गति करता है। कार या बस द्वारा वृक्कीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में उसकी विपरीत दिशा में एक बल केंद्र के बाहर की ओर कार्यरत होता है। यह एक प्रकार का आभासी बल होता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहता है। उदाहरण वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल पर क्रियाशील है। बलागुण, वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन, रोटेशन और ट्विस्टिंग उत्पन्न करता है बलागुण कहलाता है। बलागुण जिस बिंदु पर कार्य करता है उससे पिंड का अक्ष एक्सिस कहा जाता है तथा पिंड इसी अक्ष पर घूर्णन करता है। बलागुण को टो से प्रदर्शित किया जाता है। बलागुण टाउ पिंड पर लगाए गए बल के परिमाण F तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी L के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रा न्यूटन मीटर है। टाउ बराबर F/L। पिंड की अक्ष से अधिक दूरी पर बल लगाने से यह प्रभावी होता है। उदाहरण पेंचकस के द्वारा पेंच घुमाने, दरवाजे के हत्थे कब्जे से दूर लगाना, गन्ना पेरने की मशीन में बैलों को केंद्र से दूर बांधकर घुमाना। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम बल युग्म का बल। जब किसी पिंड पर विपरीत दिशा में दो बराबर तथा समानांतर बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनकी रेखाएं भिन्न हों तो उन बलों को बल युग्म कहा जाता है। बल युग्म का परिमाणिक बल शून्य होता है। इसका ऐसा ही मात्रा न्यूटन मीटर होता है। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी अक्ष के चारों ओर किसी पिंड की घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व आघूर्ण पिंड के आकार, उसके द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम किसी अक्ष के परता घूर्णनशील पिंड कणों का निकाय का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड अर्थात सभी कणों के कुल द्रव्यमान तथा उनकी अक्ष से दूरी की वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। ये होता है जो सिग्मा mr²। ठीक है। I बराबर सिग्मा mr²। घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स, जब कोई वस्तु किसी सतह से संलग्न रहते हुए गति करने का प्रयास करती है तो उस वस्तु एवं उस सतह के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है जो उस वस्तु की गति का विरोध करता है। यह बल वस्तु की गति
करने की दिशा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स। स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु और उस सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहता है। पुस्तक को स्थिर मेज पर खिसकाना। सीमांत घर्षण बल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जब किसी वस्तु पर आवर्त बल का मान लगातार बढ़ाया जाता है तो वह वस्तु एक अधिकतम बल के पश्चात गतिमान हो जाती है। स्थैतिक बल घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। गतिमान वस्तु में संपर्क सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, लोडिंग घर्षण बल, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। किसी तल पर लुढ़क कर चलने वाली वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल लोडिंग घर्षण बल कहलाता है। वाहनों के पहियों भूमि के मध्य लगने वाला घर्षण बल लोडिंग घर्षण बल होता है। लोडिंग घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण का मान सर्वाधिक होता है। उसके बाद देखेंगे हम सर्पी घर्षण बल, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। समतल फिसल कर स्लाइड चलने वाली वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी तथा जमीन के मध्य लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम घर्षण के उपयोग। तो घर्षण के जो भी उपयोग हैं वो पढ़ेंगे। सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने पर गाड़ियों के पहिए फिसलने लगते हैं। घर्षण की अनुपस्थिति में मशीनें कार्य नहीं कर सकती, ये कार्य नहीं करती हैं। घर्षण की अनुपस्थिति के कारण ब्लैकबोर्ड या कागज पर लिखना संभव है। ईंटों को एक दूसरे से ऊपर रखकर दीवार बनाना भी घर्षण के कारण ही संभव है। घर्षण से हानि। घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है, जिससे मशीनों की उत्पादकता कम होती है। मशीनों के घर्षण के कारण ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि उत्पन्न होती है, जिससे मशीनें के खराब होने की संभावना रहती है। संतुलन इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य तथा इन बलों का किसी बिंदु के परितः परिणामी बलागुण भी शून्य हो तो इस वस्तु को की अवस्था संतुलन की अवस्था कहलाती है। संतुलन के प्रकार। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। संतुलन निम्न के 3 प्रकार होता है। संतुलन इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। स्थायी संतुलन स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देने पर यदि वह पुनः अपनी संतुलन की अवस्था प्राप्त कर ले तो इस प्रकार का संतुलन स्थायी संतुलन कहलाता है। उदाहरण, चौड़े आधार पर रखी शंकु को थोड़ा सा तिरछा करके छोड़ देने पर वह पुनः अपने पहले जैसी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेता है। दूसरा, किसी वस्तु या पिंड के स्थायी संतुलन के लिए वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे होना चाहिए तथा वस्तु के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले उदाहरण रहेगा वस्तु के आधार से होकर जाना चाहिए। अस्थायी संतुलन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः अपनी संतुलन की अवस्था में न आए तो इस प्रकार का संतुलन अस्थायी संतुलन कहलाता है। उदाहरण, अपने शीर्ष के लंबवत आपके शीर्ष के बल पर रखा शंकु। ठीक, ये इमेज बन रही है, देखो ये कोई शंकु रखा है और ये अपने शीर्ष के बल पर रखा है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इधर लुढ़क जाएगा या फिर इधर लुढ़क जाएगा। इसका कोई स्थायी संतुलन नहीं होगा। उदासीन संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आने के स्थान पर अपनी नई अवस्था में ही संतुलित हो जाए तो इस प्रकार का संतुलन उदासीन संतुलन कहता है। इस प्रकार के संतुलन में गुरुत्व केंद्र की स्थिति वस्तु की स्थिति बदलने पर परिवर्तित होती है। उदाहरण, अपनी तेज ऊंचाई के सहारे रखा हुआ शंकु। उत्तोलक। अब लेवर किसे कहते हैं ये देखो। उत्तोलक वस्तुतः सरल मशीन होती है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तोलक एक सीधी तथा तिरछी छड़ से लेकर आविष्कृत जटिल संरचना वाले उपकरण तक हो सकती हैं। एक उत्तोलक में मुख्य 3 भाग होते हैं, आलम्ब, फेल्क्यूरम, आवाज, सैफोर्ड तथा भार लोड। उत्तोलक के प्रमुख भाग अब ये समझ लो। आलम्ब क्या है? आलम्ब फेल्क्यूरम वह बिंदु जिसके चारों उत्तोलक की क्षण सफलतापूर्वक घूर्णन कर सकती है वो आलम्ब कहलाता है। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। आयास एफोर्ड। उत्तोलक के लिए उपयुक्त बल आयास कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। भार। उत्तोलक की सहायता से जिस वस्तु को उठाया जाता है वह भार कहलाता है। इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के आयास, भार एवं आलम्ब की पारस्परिक भिन्न स्थितियों के अनुसार उत्तोलकों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। तो कार्य वह भौतिक क्रिया है जिससे किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। इस प्रकार कार्य के लिए 2 आवश्यक तत्व हैं। पिंड पर आरोपित बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, पिंड का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड का विस्थापन बल की दिशा में तथा बल की दिशा में एक निश्चित कोण बनाते हुए भी हो सकता है। इस विस्थापन के बल की दिशा
के अनुदेश घटक cos थीटा से प्रतिष्ठित किया जाता है। यहाँ थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य का कोण है। कार्य की गणना कैलकुलेशन ऑफ द वर्क। किसी वस्तु पर किया कार्य उस वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा से निश्चित कोण पर हुए विस्थापन के परिणामों का गुणनफल होता है। कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा से एक निश्चित कोण पर विस्थापन W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है जिसे J से प्रदर्शित किया जाता है। कार्य का अनुमात्रक न्यूटन मीटर भी है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो किया कार्य 1 जूल होगा। CGS प्लांट में कार्य का मात्रक अर्घ होता है 1 जूल 10⁻7 अर्घ। की कार्य की प्रगति। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो बल द्वारा किया कार्य धनात्मक ऋणात्मक तथा या शून्य हो सकता है। धनात्मक कार्य। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा के मध्य न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम तो किया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। किसी वस्तु को ऊपर उठाना, मेज पर रखी वस्तु को खिसकाना, कुली द्वारा ट्रेन से सामान चढ़ाना आदि धनात्मक कार्य को उदाहरण। धनात्मक कार्य यह दर्शाता है कि पिंड पर आरोपित बल पिंड की गति का समर्थक होता है या उसकी गति में सहायक है। कार्य का अधिकतम मान। यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 0 डिग्री का कोण हो तो किए कार्य का मान अधिकतम होगा। W बराबर F डी कॉस थीटा। W बराबर F डी कॉस 0 डिग्री तो F गुणा डी गुणा बराबर इंटू F इंटू डी ऋणात्मक नेगेटिव वर्ग। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम तो किया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। ऋणात्मक कार्य कहलाता है जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो गेंद पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है जबकि गेंद का विस्थापन गति ऊपर की ओर होता है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में ऋणात्मक कार्य होता है। ऋणात्मक कार्य यह दर्शाता है कि पिंड पर आरोपित बल पिंड की गति का विरोध करता है अर्थात उसकी गति में बाधक है। कार्य का न्यूनतम मान। यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 180 डिग्री का कोण हो तो कार्य का मान न्यूनतम होगा। W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। F डी कॉस 180 डिग्री F इंटू डी इंटू 1 F इंटू डी। शून्य कार्य 0 वर्ग। शून्य कार्य की 3 स्थितियां संबंध। जब विस्थापन शून्य। यदि किसी पिंड पर बल आरोपित करने के बाद भी उसका विस्थापन शून्य ना हो तो शून्य विस्थापन ना हो तो उसकी कार्य शून्य होगा। जब आरोपित बल शून्य हो। यदि किसी वस्तु पर शून्य बल आरोपित हो रहा हो तो परंतु फिर भी उसका विस्थापन हो रहा हो तब भी क्या कार्य शून्य होगा। बल तथा विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो। यदि पिंड पर आरोपित किए गए बल की दिशा तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तब क्रिया कार्य शून्य होता है। ठीक है। ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु मशीन मनुष्य या किसी अन्य जीव द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य के समान ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। ऊर्जा एक अधिष्ठात्री है। ऊर्जा का SI पद्धति में मात्रक जूल है। ऊर्जा के प्रकार टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा विभिन्न वस्तुओं में पाई जाती है इसलिए ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं जैसे यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, नाभिक ऊर्जा, नगलीय एनर्जी, ऊष्म ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों को समग्र रूप से 2 वर्गों में विभाजित कहता है, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गति ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा की माप कार्य के उस परिणाम से की जाती है जो उस वस्तु को प्रारंभिकता से वर्तमान अवस्था अर्थात उसकी गति या वेग तक लाने में किया गया है। गति ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान एवं तत्व की चाल या वेग v के वर्ग के गुणनफल के आदि के बराबर होती है। गति ऊर्जा से युक्त वस्तुएं, चलते वाहन की ऊर्जा, गतिशील हवा की ऊर्जा, दोलन करता हुआ दोलक, चाबी भरी घड़ी आदि। सही है। उसके बाद देखेंगे यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गति ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। और पिंड का द्रव्यमान घटाकर आधा कर दिया तो उसकी गति ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। यदि किसी गतिशील पिंड का वेग बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि पिंड का वेग घटाकर आधा कर दिया तो उसकी गति ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्थिति ऊर्जा। किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति या विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कहलाती है। इसे PE या U से प्रदर्शित किया जाता है। स्थिति ऊर्जा का मापन। माना m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाने जाता है। पिंड को ऊपर ले जाने की क्रिया में पिंड पर लगे गुरुत्व बल F बराबर mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य पिंड में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पिंड की स्थिति ऊर्जा U पिंड के गुरुत्व बल F बराबर mg के विरुद्ध ऊंचाई तक ले जाने में किया कार्य। U बराबर पिंड का भार गुणा ऊंचाई U बराबर mg है। स्थिति ऊर्जा से युक्त वस्तुएं। किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित जल पृथ्वी से ऊंचाई पर रखे पत्थर के टुकड़े में स्थिति
ऊर्जा धनुष के कमान खींचने पर उसमें संचित स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं: गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा तथा गति ऊर्जा में अंतर। स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊंचाई पर भ्रमणावस्था में स्थित पिंड में केवल स्थिति ऊर्जा संचित होती है। स्थिति ऊर्जा में संचित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है। गतिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा। वेग में परिवर्तन होने पर गति ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में स्थितिज तथा गतिज दोनों ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। गति ऊर्जा किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध तथा उस वस्तु को पृथ्वी तल से उच्चतम स्थिति तक ले जाने में किया जाता है। पृथ्वी तल पर उस वस्तु की ऊर्जा को शून्य माना जाता है। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु को उसकी आकृति या विन्यास कॉन्फ़िगरेशन के कारण संचित ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहलाती है। जैसे स्प्रिंग को खींचने पर तथा घड़ी में चाबी घूमने पर उसमें संचित ऊर्जा। स्थिर स्थिति ऊर्जा विद्युत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करते हैं। विद्युत आवेशित निकायों में स्थिति ऊर्जा होती है जिसे स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यदि आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल होता है। यदि आवेश समान प्रकार के हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने पर निकाय की स्थिर विद्युत ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, परंतु यह केवल एक रूप से दूसरे में रूपांतरित की जा सकती है। अर्थात एक बंद व्यवस्था में संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण नियत रहता है। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से सुंदरपूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थिर ऊर्जा u का मान mg तथा गति ऊर्जा का मान शून्य होगा, इसलिए h ऊंचाई पर वस्तु की गति ऊर्जा शून्य होगी। वस्तु के नीचे गिरने पर स्थिति ऊर्जा में कमी आएगी तथा गति ऊर्जा में वृद्धि होगी। न्यूनतम बिंदु पृथ्वी सतह पर पहुंची वस्तु की गति ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी तथा स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाएगी। इस प्रकार स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा बराबर नियत कांस्टेंट। गति ऊर्जा तथा ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण रूपांतर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोई कारक किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसमें संचित ऊर्जा अपने मूल रूप से किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आगे कल पढ़ेंगे। ठीक।